जब देश आजाद हुआ तो उस समय देश का 35% मुसलमान नौकरी में था। आजादी के 73 साल में सपा, बसपा और कांग्रेस ने इनका इतना विकास किया कि अब 1% मुस्लिम भी नौकरी में नहीं है। इस समाज को हमेशा धोखा मिला है। इन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये हक की लड़ाई है। समाज में जिसकी जितनी भागीदारी है उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पिछले 56 वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी नौकरियों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बहुत निराशाजनक रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में केवल 2.98% अधिकारी मुस्लिम हैं। भारतीय पुलिस सेवा में केवल 3.14% अधिकारी मुस्लिम हैं। अन्य सरकारी सेवाओं की स्थिति भी ऐसी ही। नौकरियों में मुसलमान 2011 की जनगणना के मुताबिक पहली बार धर्म के आधार पर कामकाज के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। इससे पता चलता है कि भारत में मुसलमानों का प्रतिशत नौकरियों में सबसे कम है। कामकाजी उम्र वाले 1/3 मुसलमान ही नौकरियों में हैं, बाकी या तो कुछ अपना ही काम कर रहे हैं या बेरोजगार हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए 2006 में लोकसभा में पेश की गई जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। इसमें साफ शब्दों में कहा गया था कि भारत में मुसलमानों के बीच वंचित होने की भावना बहुत आम है। देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति के विश्लेषण के लिए आजादी के बाद कोई ठोस पहल नहीं की गई। इससे पहले 1983 में ही सरकार यह स्वीकार कर चुकी थी कि मुसलमानों के बीच ये धारणा आम है कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्यों की, आर्थिक नीतियों का फायदा वह अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर तबकों तक नहीं पहुंचा पाती। सच्चर कमेटी ने और व्यापक दायरे में जाकर गहराई से ऐसे क्षेत्रों की पहचान की थी जहां मुसलमानों का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। इस अध्ययन में अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में उनकी आर्थिक गतिविधियों का जायजा लेने की कोशिश की गई थी। यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी की कुछ सिफारिशों पर अमल किया और कुछ को आगे के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी यह जानने की जरूरत कम नहीं हुई है कि पढ़े लिखे मुस्लिम युवाओं के लिए नौकरी पाने के अवसर इतने कम क्यों हैं। वजह जो भी हो, इतना तय है कि इस समुदाय के ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी अपने पुश्तैनी, पारंपरिक कामों तक ही सीमित दिखाई पड़ती है। हाँ, इधर मुस्लिम लड़कियों में शिक्षा के प्रति झुकाव और नौकरी का आकर्षण जरूर देखा जा रहा है। यही कारण है कि जनगणना के आंकड़ों में नौकरीशुदा मुस्लिम महिलाएं 15% के साथ सिख महिलाओं की बराबरी करती नजर आती हैं। देश में इस वक्त 48.20 करोड़ लोग कोई न कोई काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इनमें 55% खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं। भारत के लिए ये आंकड़े एक किस्म की चेतावनी है, क्योंकि यह स्थिति 2001 की जनगणना से बहुत अलग नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का भरपूर लाभ लेना है तो हमें कारोबार और नौकरियों का दायरा तेजी से बढ़ाना होगा। भारत का हर चौथा भिखारी मुस्लिम है। अब ये खबर आ गई कि भारत में सबसे अधिक अनपढ़ भी मुस्लिम ही। भारत के मुसलमानों का दीन और दुनिया के बीच जो सामंजस्य बिठाना चाहिए था वह उतना अच्छा नहीं है जितना अन्य देशों में है। शायद उनके पिछड़ेपन की वजह भी यही है। इसीलिए 2011 की जनगणना के जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें मुसलमानों के पिछड़ेपन की कहानी कुछ ज्यादा ही नुमायां हो रही है। अभी इस खबर को गुजरे ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे कि भारत का हर चौथा भिखारी मुस्लिम है। अब ये खबर आ गई कि भारत में सबसे अधिक अनपढ़ भी मुस्लिम ही हैं। जनगणना के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत में 42.72% से अधिक मुसलमान अनपढ़ हैं और सबसे कम निरक्षर सिर्फ 13.57% जैन समुदाय के लोग हैं। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि सबसे कम पढ़े लिखे और सबसे अधिक पढ़े लिखे दोनों ही अल्पसंख्यक हैं। देश में 25.7% जैन समुदाय के लोग ग्रेजुएट हैं, जबकि मुसलमानों में इनका फीसद सिर्फ 2.8 है। ईसाइयों में 8.8% लोग ग्रेजुएट हैं और सिख 6.4%। ऐसी थी पैगंबर मोहम्मद की बीवी। पैगंबर मोहम्मद की पहली बीवी खदीजा बिन्त खुवाइलिद की इस्लाम धर्म में महिलाओं के अधिकार तय करवाने में अहम भूमिका मानी जाती है। कई मायनों में उन्हें मुस्लिम समुदाय की पहली फेमिनिस्ट भी माना जाता है। भारत की आबादी में मुसलमान 14.23% हैं, जबकि भिखारियों की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 24.9% बनती है। सच्चर आयोग की रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है कि भारत में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो चुकी है। प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत ने इस बारे में बड़ा वाजिब सवाल उठाया है। वह कहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान अनपढ़ क्यों हैं? उनके अनुसार उत्तर भारत का मुस्लिम समाज विभिन्न धार्मिक मसलकों और मतों में इतना अधिक विभाजित कर दिया गया है कि उनके बीच संवाद की स्थिति ही नहीं बनती। हर मसलक और मत को मानने वाले केवल अपने धर्म गुरुओं की बात सुनते हैं। गुजरात में सबसे अधिक फिरकों और मसलकों में बंटे मुसलमान हैं।
वजाहत कहते हैं कि अपवाद हो सकते हैं पर मुस्लिम धर्मगुरु शिक्षा पर बहुत अधिक बल नहीं देते क्योंकि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति धर्मांधता से बाहर निकल आता है और मौलवी यह नहीं चाहते हैं कि उनकी पकड़ से उनके अनुयायी बाहर आए क्योंकि उनके मानने वालों की जितनी अधिक संख्या होती है वे चुनाव की राजनीति में उतना अधिक मोलतोल करते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग मुसलमानों की शिक्षा का कोई बड़ा कार्यक्रम क्यों नहीं चलाता है। असगर वजाहत कहते हैं कि आजादी के बाद जन्मी यह पहली मुस्लिम पीढ़ी है जो मध्यम वर्ग बनी है। नए मध्यम वर्ग बनने के कारण उसके अंदर एक प्रकार का आत्मसंतोष और स्वार्थ पैदा हो गया है। वह दूसरों की चिंता किए बगैर आत्मकेंद्रित हो गई है। दूसरी तरफ मुस्लिम व्यापारी वर्ग प्रायः धन कमाने और धन के प्रदर्शन पर विश्वास करता है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का काम बहुत कठिन हो गया है। लेकिन ये भी सही है कि कुछ समय बाद यही वर्ग समाज को दिशा देने का काम करेगा। हालांकि कि कुछ लोग और संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, पर उनका काम काफी नहीं है। ये स्थिति उत्तर भारत के मुसलमानों की है, इसमें दक्षिण भारत के मुसलमानों को शामिल नहीं किया जा सकता है। ये बात सभी को पता है कि ऐतिहासिक कारणों से उत्तर और दक्षिण भारत के मुसलमानों में बहुत सामाजिक अंतर है, धार्मिक भी और सामाजिक भी। समाजशास्त्री प्रोफेसर राजेश मिश्र इस बात को दूसरे ढंग से कहते हैं कि उनके बीच चलाए जा रहे अधिकांश कार्यक्रम मजहबी चोले से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हो भी रहा है तो मदरसों का आधुनिकीकरण। आधुनिक शिक्षा के लिए मुस्लिम इलाकों में जो काम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है और यह काम मुसलमानों के सहयोग के बिना मुमकिन भी नहीं है। देखिए कितनी सुंदर है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदें। लखनऊ के प्रसिद्ध समाजसेवी तारिक सिद्दीकी कहते हैं कि मुसलमानों की तालीम का काम बड़े पैमाने पर मुस्लिम संस्थाएं शुरू करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह संस्थाएं धार्मिक कामों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगती हैं। जाहिर है कि उन पर सामाजिक दबाव काम करता है। हालांकि वह ये भी कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जौहर यूनिवर्सिटी और इसी तरह की दूसरी मुस्लिम शैक्षिकी संस्थाओं में जाकर इस बात का एहसास होता है कि मुसलमानों में शैक्षिकी रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, ये काम अभी पिछले 10-15 वर्षों में ही शुरू हुआ है तो इसके नतीजे भी 10-15 साल के बाद दिखने लगेंगे। तीनों राज्यों में बीजेपी को कुल 519 सीटों में से 332 सीटें मिली हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने इन चुनावों में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। तीनों राज्यों की 519 सीटों में से केवल 6 मुस्लिम ही चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचे हैं, जिनमें बीजेपी के बागी यूनुस खान भी शामिल हैं।